हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमी सेक्शन के बारे में। और इकोनॉमी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पिछले वीडियोस में आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियोज़ को, और वहाँ पर आप अगर जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे, अगर हम पढ़ने जो वाले हैं वो हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है, अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में जो पहले अर्थव्यवस्था चलती थी वो कैसी अर्थव्यवस्था चलती थी। वो अंग्रेज़ रहते थे, तो अंग्रेज 1900 आज़ादी के पहले हमको जो है अंग्रेज़ शासन करते, तो अंग्रेज़ जो है अपने हिसाब से काम करते थे। जब हमको आज़ादी मिली तो हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू हुई। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि इस दुनिया में दो तरीके की अर्थव्यवस्था चलती हैं, एक समाजवादी और दूसरी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हमने दोनों को जो है समाहित किया है। तो आज़ादी के बाद भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था लागू हुई, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें दोनों अर्थव्यवस्था काम करती हैं, जिसमें हम बोलेंगे सार्वजनिक अर्थव्यवस्था भी है और साथ में निजी अर्थव्यवस्था, दोनों हमारे भारत में लागू होती है। तो ये दोनों को हमारे भारत में बढ़ावा दिया गया है, जिसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार बहुत सारी आर्थिक नीतियों को लागू करती है ना, बहुत सारी आर्थिक नीतियाँ लेके आती है। और अगर आगे हम देखें यहाँ पे, तो सरकार के साथ सरकार द्वारा विभिन्न आर्थिक सुधार किए, जिससे अर्थव्यवस्था की प्रकृति में बदलाव आया है ना। इसके लिए क्या किया गया, आर्थिक सुधार किए गए, बहुत सारे क्या किए, आर्थिक सुधार किए गए, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, जिससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था जो है चेंज हुई। अर्थव्यवस्था की प्रकृति में क्या हुआ, बदलाव आए, बहुत सारे चेंजेस हुए। क्या क्या चेंजेस आए वही हमको पढ़ना है इस वीडियो में। तो 1948 में अगर हम बात करें तो हमारा भारत कैसा समाजवाद की ओर झुकाव रखता था, है ना, यानी हम सोवियत संघ से झुकाव रखते थे, तो सोवियत संघ में समाजवाद चल रहा था। और बात करें तो मेजर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर। सरकार ही वेलफेयर हमारा करेगी, सरकार ही हमारी मदद करेगी। और एक्सेस कंट्रोल ऑफ द शॉर्ट टर्म इकोनॉमी, है ना, जो ज़्यादातर इकोनॉमिक जो मतलब एक्सेस था वो गवर्नमेंट के पास होता था। आगे बात करें तो 1941 जब हमने एलपीजी मॉडल अपनाया, है ना, आपको पता होगा कि हमने क्या मॉडल अपनाया, एलपीजी मॉडल अपनाया। तो एलपीजी में हमने क्या लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों रिफॉर्म को जो हमने लेके आया, तो हम वहाँ पे हमारी जो अर्थव्यवस्था हो गई, वो अर्थव्यवस्था बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हो गई। कैसी अर्थव्यवस्था हुई, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हुई। ठीक है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया कि ये अर्थव्यवस्था फले फूले, जिससे लोगों का मतलब जो है डेवलपमेंट हो। मोर इकोनॉमिक रोल इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल हो गया हमारी इकोनॉमी में। और उसी के तहत हमारे भारत देश में औद्योगिक नीतियाँ लागू। ठीक है, औद्योगिक नीतियाँ पहले भी लागू हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे जो हम औद्योगिक नीतियाँ पढ़ेंगे वो देखिए। तो भारत की औद्योगिक नीति संकल्प 1948। ठीक, 1948 अगर औद्योगिक नीति की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप अगर देखने की कोशिश करें, अगर आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये मैंने भी आपको बताया है। ठीक है, राज्य औद्योगिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, राज्य का होगा। ठीक, याद रखना है, राज्य महत्वपूर्ण होता है। राज्य ने उद्योगों की 3 सूचियों को विभाजित कर दिया। कितनी सूचियों में विभाजित किया, 3 सूचियों में विभाजित कर दिया। ठीक है, 3 सूचियों में राज्य को विभाजित किया। केंद्रीय सूची, ठीक है, केंद्रीय सूची में कोयला और रेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। नागरिक उड्डयन, रक्षा, यानी जो हवाई जहाज़ होते हैं, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद जो आपका है वो राज्य सूची है। राज्य सूची में कागज हो गया, फार्मा हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद अन्य उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खुले, है ना, जो अदर जो हैं, ठीक, इनके लिए अनिवार्य लाइसेंस रखना, इनके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि आपको अगर और कोई कार्य करना तो आपको इसके लिए लाइसेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करें तो जो हमारी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 है, इसमें क्या किया गया, उद्योगों को संरक्षण किया गया। ठीक, इसके तहत क्या गया, अनुसूची ए बनाई गई, जिसमें 17 उद्योग केंद्र में रखे गए, सीपीएसयू के लिए आरक्षित किया। अनुसूची बी बनाएगी, 12 उद्योग जिनमें राज्य के पहले पहल करेगा, उसके बाद निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निजी क्षेत्र के अनिवार्य लाइसेंसिंग कर दिया। ठीक है, ये भी पहले ही था, फिर से कर दिया। ठीक है, और राज्य के लिए आरक्षित नहीं कर दिया, राज्य के लिए कोई आरक्षित चीज़ें नहीं इसमें दिखाई गई। आगे बात करते हैं, तो अनुसूचित सी इसमें जोड़ी गई, निजी क्षेत्र के लिए खुला और कुछ के लिए लाइसेंसिंग, कुछ के लिए मतलब लाइसेंस मतलब जरूरी नहीं, कुछ के लिए लाइसेंस होना। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में कर दिया है ना, विस्तार के लिए। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 1969 का औद्योगिक नीति वक्तव्य, तो इसमें क्या, लाइसेंसिंग प्रणाली में सुधार किया गया। लाइसेंसिंग में बहुत ज़्यादा घूसखोरी होती थी, भ्रष्टाचार होता, तो उन सब में सुधार किया गया। एमआरटीपी, एकाधिकारीवाद प्रबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, इस अधिनियम को पारित किया गया। इसमें 25 करोड़ से अधिक संपत्ति वाली कंपनियों को ब्राउन फील्ड वेंचर में रखा गया।
ठीक, ब्राउन फील्ड वेंचर में रखा गया। और अन्य कंपनियों को अधिग्रहण के मामले में सरकार की अनुमति लेनी होगी, है ना, मतलब अगर कुछ भी उनको चाहिए तो उसके लिए इनको सरकार की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, आगे देखें तो इसके बाद MRTP सीमा बढ़ा दी गई। ठीक है, आगे देखें तो 1973 की औद्योगिक नीति। ठीक है, 1973 की औद्योगिक नीति वक्तव्य क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, मुख्य उद्योग इसमें उद्योगों का नया वर्गीकरण, उद्योगों को वर्गीकृत किया, जैसे आगे 3 सूचियों में विभाजित किया गया था, आगे भी इसको किया गया। देखिए, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, लोहा और इस्पात, तेल रिफाइनरी और बिजली जैसे उद्योग को अब प्राकृतिक गैस व उर्वरक में रखा गया। ठीक है, ये इसमें आपको याद रखना। ठीक है, 6 उद्योग अनुसूची B और C उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोले गए। जो हमने ऊपर पढ़ा था अनुसूची B, उस B और C उसको निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया। छोटी व मध्यम फर्मों के लिए आरक्षित सूची बनाई गई। विदेशी मुद्रा को विनिमय के लिए अधिनियम बनाया गया। ठीक है, ये विदेशी मुद्रा और विनियमन अधिनियम। बहुराष्ट्रीय कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज को जो है सीमित निवेश की अनुमति दी गई। ठीक, द्वारा सीमित निवेश की अनुमति। आगे बात करें तो औद्योगिक जो नीति है 1977, उसमें क्या कहा गया। तो औद्योगिक नीति 1977 में अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश से इनकार कर दिया गया। कोई बम बनाने के लिए ये निवेश नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मतलब जो ऐसे क्षेत्र जो अनावश्यक है शिकार के लिए, उनमें जो है इनकार कर दिया। आगे बात करें तो जिला उद्योग केंद्र लघु के माध्यम से ग्रामीण लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया। ठीक, ग्रामीण और लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया गया, ये बात आपको इसमें याद रखनी। ठीक है, बात करें 1980, 85 और 86 औद्योगिक नीति संकल्प, तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। MRTP सीमा बढ़ाई गई। ठीक है, लाइसेंसिंग प्रणाली को सरलीकरण किया गया, आसान किया गया, अभी भी बहुत कठिन लेकिन और आसान किया। PSUC आधुनिकीकरण किया गया। उदारीकरण लिबरलाइजेशन की नीति का पालन किया गया। ठीक है, आगे बात करें तो औद्योगिक नीति, तो औद्योगिक नीति 1991 LPGA सुधार, है ना, सुधार क्यों किए गए ये देखिए यहाँ पे। तो सुधार इसलिए किए गए, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे। तो भुगतान संतुलन बनाए रखने के लिए इसका संकट आ गया था 1921 में, आपको पता है LPGA, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे देश में क्या किया गया, भुगतान संतुलन को बचाने के लिए कि हमारे देश में कोई दिक्कत ना हो, पैसे की कमी आ गई थी, तो इसलिए हमारे पास 2 दिन का मात्र पैसा बचा था विदेशी भंडार में, तो इसलिए यहाँ पे किया गया। खाड़ी युद्ध 1990 में कच्चे तेल से ऊंची कीमत बढ़ गई, यानी जो कच्चे तेल है यानी कि जो ऑयल्स होते हैं, फ्यूल, वो सब के उनका रेट बहुत बढ़ गया था। मध्य पूर्व में काम करने वाले भारतीयों से धन प्रेषण में कमी आ गई थी। ठीक है, जो मध्य पूर्व में जो काम करने वाले भारतीय उनके धन नहीं भेज पा रहे, तो इसके लिए यहाँ पे किया गया। उच्च मुद्रास्फीति, महंगाई बहुत बढ़ गई, राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो इसकी वजह से। आगे बात करें तो निम्न के कारण खराब आर्थिक विकास हुआ। ठीक है, खराब आर्थिक विकास हुआ, लाइसेंस राज यहाँ पे चला, और लाल फीताशाही, ये चीज़ें होने लगी। विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधात्मक नीति शुरू हुई। ठीक है, उद्योगों को आरक्षण मिलना शुरू हुआ। ठीक है, अनुत्पादक सार्वजनिक उपक्रम यहाँ पे लागू हुए। तो आगे बात करते हैं सुधारों की अनिवार्यता प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, भारत ने विस्तारित नीति सुविधा, ठीक, भारत ने क्या विस्तारित नीति सुविधा के तहत IMF से मौद्रिक सहायता ली। IMF ने सुधारों की शर्तें तय की, जो भारत के लिए हमारे शर्तें, ठीक, शर्तें कौन कौन सी देखें यहाँ पे। विनिमय दर 22.8 की कमी, सीमा शुल्क में कमी, आयात के लिए खुला सामान्य लाइसेंस, आयात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं। ठीक है, उत्पाद शुल्क 20% में वृद्धि, सरकारी व्यय में कमी, तो ये सारी चीज़ें हुई, इनकी शर्तें थी। ठीक, हम बात करते उदारीकरण क्या थी, तो उदारीकरण क्या होता है, लिबरलाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक, उदारीकरण को क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन बोलते हैं, इसमें लिखते नहीं बनना भाई सब। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन क्या होता है देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, कि उदारीकरण आर्थिक गतिविधियों पर राज्य के नियंत्रण को समाप्त करने की प्रक्रिया साधन है, मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक, गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करने के लिए, ठीक, पूंजीवाद की ओर बढ़ाती है ना, कदम उदारीकरण करती, उठाए गए कदम। उद्योगों को आरक्षण समाप्त करना, आज केवल 2 उद्योग राज्य के लिए आरक्षित, 2 उद्योग को न, रक्षा वाला, देखो यहाँ पे परमाणु अनुसंधान संबंधित गतिविधि और रेलवे। ठीक, यानी रेलवे सरकार बनाएगी, रेलवे कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बनाएगी। और परमाणु अनुसंधान, परमाणु जो है, परमाणु न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, वो कोई नहीं बनेगी। लाइसेंस समाप्त करना, लाइसेंस समाप्त किया गया। ठीक है,
देखें, वर्तमान में केवल 5 उद्योग लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत हैं, जैसे तंबाकू उद्योग, रक्षा एरोस्पेस उद्योग, युद्धोपात, और उसके बाद यहाँ पे खतरनाक रसायन उद्योग, ठीक, आयन, औद्योगिक विस्फोटक और मादक पेय, ये सब। आगे बात करें, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा MRTP को समाप्त कर दिया गया। बात करते हैं निजीकरण क्या है, तो निजीकरण को देखिए यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण की निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना। इसमें क्या है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, उसमें उद्यम, पब्लिक सेक्टर में, ध्यान से यहाँ पे देखिए आप, जो पब्लिक सेक्टर है उसमें उद्यमों के स्वामित्व, यानी जो उद्यम कर रहा है उसके स्वामित्व, मैनेजमेंट और नियंत्रण निजी क्षेत्र को दे देना। ठीक, किसको देना, निजी क्षेत्र को दे देना। तो ये होता है क्या, निजीकरण, है ना। निजीकरण विनिवेश के माध्यम से किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, मतलब निजीकरण विनिवेश के माध्यम से किया जाता है। आगे बात करते हैं, सरकार राष्ट्रीयकरण को भी रोकती, यानी नेशनलाइजेशन अब को रोकती है यहाँ पे। आगे बात करिए, इस उद्देश्य के लिए सी रंगराजन समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाएगी, सी रंगराजन समिति बनाएगी, जिसका उद्देश्य क्या था, निजीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बात करें विनिवेश, तो विनिवेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी के कुछ हिस्से निजी क्षेत्र को बेचकर उनका निजीकरण करना या विनिवेश करना। यानी सार्वजनिक क्षेत्र जो भी चीज़ें हैं, जो सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर के हिस्से हैं, उनको इक्विटी यानी कुछ पैसे देके, मतलब कुछ हिस्सा उनका देकर जो है, कुछ हिस्सा मतलब मान सकते हो कि आप लोग इसमें जो है 49% हिस्सा बेच दिया जाता था। ठीक, और 49, ठीक है, 49% हिस्सा जो है बेच दिया जाता था। बाकी जो 51% हिस्सा है, कितना हिस्सा, 51% हिस्सा, ठीक, वो 51% हिस्सा जो है गवर्नमेंट के पास रहता था। तो ये बेसिकली, ठीक है। आगे देखें यहाँ पे, तो अब हम बात करते हैं विनिवेश के प्रकार। तो विनिवेश के कौन कौन से प्रकार होंगे, ठीक, तो विनिवेश के प्रकार, ठीक, तो टोकन विनिवेश का होता है, देखिए यहाँ पे, सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने के लिए PCU का 49% बेचा जाता था। हमने बताया ना, 49% बेच दिया जाएगा। और रणनीतिक विनिवेश क्या होता था, रणनीतिक विनिवेश होता था कि न्यूनतम 55 विनिवेश, इसमें निजी क्षेत्र को स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल है। ठीक है, नोट, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन DIPM विनिवेश का नोडल एजेंसी है। याद रखना इस पॉइंट को, ठीक, क्या नोडल एजेंसी है, कौन सा, डोपो। ठीक, आगे देखते हैं, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण को यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण यहाँ पे जो है वो है, वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि राष्ट्रीय सीमाओं से वित्तीय उत्पादों, वस्तुओं और प्रौद्योगिकी, सूचना और नौकरियों के प्रवाह के प्रसार। ठीक है, ये उठाए गए कदम, इसके लिए हम वैश्वीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए। ठीक है, तो विदेशी निवेश यानी FDI, ठीक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक, FDI यहाँ पे जो है, और FPI, ठीक है, इन दोनों को बढ़ावा दिया गया, इन दोनों चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। कई क्षेत्रों में 100% तक FDI फेरा और फेमा द्वारा क्या किया गया, फेरा और फेमा द्वारा जो है, फेमा और फेमा द्वारा इसको प्रभावित कर दिया गया। ठीक है, विनिमय दर और सीमा शुल्क में कमी आई। आगे अगर हम देखें यहाँ पे, तो व्यापार उदारीकरण और WTO शामिल हो। मुद्रा परिवर्तनीयता 100%, चालू खाता परिवर्तनीयता। तो ये बेसिकली आपका, मैंने दोस्तों ये आपको पढ़ा दिया है। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको UPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। हम आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।